तो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल व्हाट आर वेक्टर, वेक्टर के बारे में बात करेंगे, यानी कि सदिश जानेंगे और सदिश के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं जो हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो बात हम करने वाले हैं वेक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों। तो इससे बाहर वाकई में कुछ नहीं जाने वाला, बस आपको करना क्या है, पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों व्हाट आर वेक्टर्स और व्हाट आर स्केलर। तो स्केलर क्या होते हैं, यानी कि अदिश क्या होते हैं, अदिश। तो इनके नाम पे जाना, अदिश का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे गांव की भाषा में और सीधे सरल शब्दों में समझाता हूं। अदिश यानी कि जिनके पास कोई दिशा नहीं है, स्केलर यानी कि जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनके पास सिर्फ सोच है कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है, पर कैसे पहुंचना है कुछ नहीं पता, उनको स्केलर कहते हैं। यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड इनके पास होता है। सीधे सीधे बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में मैं चाहूं तो इसको दो तरीके से बोल सकता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां दो हिस्से में तोड़ी गई हैं। एक तोड़ी गई है स्केलर यानी कि अदिश, और एक भौतिक राशि को तोड़ के बनाया गया है वेक्टर यानी कि सदिश। लेकिन हम सीधे बात करेंगे स्केलर क्या होता है, जिनपे सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण। ठीक है, इनके पास सिर्फ परिमाण होगा और कुछ नहीं होगा। जय हिंद। ठीक है, इनके पास सिर्फ परिमाण होगा, परिमाण यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। फटाफट से बात करते हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि इन चारों में से कौन सा वेक्टर नहीं है या स्केलर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो डिस्टेंस यानी कि दूरी है ना, हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम बात करें स्पीड यानी कि चाल, ये हमारे पास स्केलर यानी कि एक अदिश राशि होती है। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे वर्क यानी कि दोस्तों कार्य हमारे पास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और बहुत सारी हमारे पास ऐसी राशियां होती है इत्यादि जो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको करना क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। सर कैसे करेंगे टेलीग्राम ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी। चलिए ठीक है, तो अगर मैं आगे की बात करूं तो दोस्तों स्केलर यानी कि अदिश, जिनके पास सिर्फ परिमाण होगा। अब होता क्या है ना, जैसे आप लोग मेरे पास आए और आपने बोला सर, या किसी भी कोचिंग में गए या किसी भी इंस्टीट्यूट में गए या किसी यूट्यूब चैनल पे आप जाते हो और वहां उनसे बात करते हो कि सर हमें एयरफोर्स में सेलेक्ट होना है, सर हमें एनडीए निकालना है। जी ठीक है, आप क्या लेके गए, मैग्नीट्यूड लेके गए। क्या लेके गए, मैग्नीट्यूड। पर आपने बोला सर कैसे, तो सर ने बोला भैया आप लोगों को रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, भाई साहब आप लोगों को होमवर्क भी करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ रिवीजन भी करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन दी। अब ये आपको पता तो था कि करना तो ये है, लेकिन जब आप उस कोचिंग में गए, जब आपने वो क्लासेस ज्वाइन की, जब आप एक शिद्दत से किसी चीज के पीछे गए, यानी कि आपने इसके साथ क्या ले ली, डायरेक्शन, तो बनेंगे आप वेक्टर। अदरवाइज जब तक आपके पास मैग्नीट्यूड है तब तक आप क्या हो, सिर्फ स्केलर हो। अब बात करते हैं दोस्तों वेक्टर्स क्या होते हैं, फटाफट से, कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर यानी कि जिनको हम कहते हैं सदिश। तो सदिश बेसिकली वो भौतिक राशियां जिनके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हो। ठीक है, 9th क्लास तक हमें यही बताया जाता है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तब भी आप वेक्टर नहीं कहलाओगे जब तक आप लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करते। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि अगर किसी चीज को वेक्टर बनना है, अगर किसी चीज को सदिश बनना है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। पर अगर ये दो हैं तब भी आप उसे वेक्टर नहीं बोलोगे बशर्ते वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे। भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो तू वेक्टर नहीं, उसे बाहर कर देना कैटेगरी से। ठीक है, अभी बात इसकी करेंगे, यानी कि अगर किसी के पास परिमाण है, अगर किसी के पास दिशा है, डायरेक्शन है, परंतु वह सदिश के योग का नियम जो होता है, या योगों का नियम हम जिन्हें कहते हैं, इसका भी पालन करता है,
इसका भी पालन करता है, तभी हम उसको सदिश कहेंगे, अदरवाइज सदिश नहीं कहते। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। सर अगर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हो कि वो वेक्टर नहीं है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट, धारा की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा, तो जो विद्युत धारा होती है यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट बहता है, यानी कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, यानी कि करंट ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत बहता है धारा। तो यहां तो इसके पास दिशा है, डायरेक्शन है, लेकिन जब भी करंट को जोड़ना होता है, आपने किरचॉफ लॉ में पढ़ा भी होगा, अगर करंट को जोड़ना होता है तो हम नॉर्मल अलजेब्रिक सम करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? अलजेब्रिक सम कर देते हैं। ये हमने किरचॉफ के नियम में पढ़ा है कि अलजेब्रिक सम कर देते हैं, यानी कि बीज गणितीय योग हम इनका करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं, माइनस माइनस, जैसे -2 और -2 कितना होता है? -4 है ना, तो इनको जोड़ देते हैं डायरेक्टली। तो करंट जो बेसिकली है हम लोगों के पास, वह धारा हमारे पास क्या है? एक स्केलर यानी कि एक अदिश राशि है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। कारण क्या है दोस्तों? ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये कभी भी सदिशों को जोड़ने या योगों का जो नियम हमारे पास है उसका पालन नहीं करता। बोलो यहां तक क्लियर है सारी बातें? फटाफट समझ में आई? अब बात करेंगे फटाफट टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमारे काम का है उसकी। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि क्या यहां तक क्लियर है। जल्दी से क्या क्लियर है ये सब चीजें? अब थोड़ी सी बात करेंगे सर वेक्टर के एग्जाम्पल क्या होता है, तो चलो एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर समझते हैं। उदाहरण के तौर पे दोस्तों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि विस्थापन। दूसरा होना चाहिए दोस्तों वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं वेग। तीसरा होता है हम लोगों के पास एक्सेलरेशन, बहुत सारे उदाहरण है इसके तो, बहुत ज्यादा। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। इसी प्रकार से चौथा बल, फोर्स। इसी की तरह दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम कहते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण जो होता है, टॉर्क होता है, ये भी हमारे पास क्या वेक्टर और इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली वेक्टर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की कि सर वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर बहुत सारे प्रकार के हैं भाई, ऐसे अगर मैं कराना चाहूं तो बहुत है, लेकिन अपने जो काम के मैं आपको वो बता रहा हूं जिससे आपका एयरफोर्स या एनडी का पेपर निकल जाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश के प्रकार। तो सबसे पहला आप याद करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं विस्थापन सदिश। पोजीशन वेक्टर समझते हैं दोस्तों, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो माना ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि एक ये निर्देशांक का पूरा तंत्र है, जिसमें ये है एक्स एक्सिस और जिसमें ये है वाई एक्सिस। ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम जान चुके हैं कि अगर हम 3-4 कदम आगे होते हैं तो हम उसे 3 बोलते हैं, 4 कदम ऊपर होते हैं तो उसको हम 4 बोलते हैं, और 3 कदम आगे 4 कदम ऊपर तो 3,4 तरीके से लिखते हैं। ये स्लोप यानी कि प्रवणता वाले टॉपिक पे अपन लोगों ने जाना है, ठीक है। चलिए ठीक है सर,
अब क्या हो रहा है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, समझ में आती है बात। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से। लेट अस कंसीडर ये ओरिजिन है, आपको पता है ओरिजिन जो होता है वो 0,0 पे होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,0। भाई क्यों 0 सर, इससे आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आता है, ठीक है। माना मैंने दोस्तों इस ओरिजिन से कोई पॉइंट ए है, इस ओरिजिन से ये जो r1 वेक्टर की दूरी पर है। r1 वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनना। r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर कुछ नहीं होता, दूरी होती है, दूरी जो किससे बनती है, कोऑर्डिनेट से बनती है। मैं बात अभी भी करूंगा, इस r वेक्टर को भी समझेंगे, अभी यूनिट वेक्टर समझेंगे तो r वेक्टर समझेंगे। कोऑर्डिनेट से बनता है, किससे बनता है, कोऑर्डिनेट से। आपको ये बात याद रखनी है, इस पे कोऑर्डिनेट्स होंगे, आर वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे मान लिया ये कोई पॉइंट है 3,4 पे कोई पॉइंट है, और उसी तरीके से यहां पर एक और पॉइंट भी है जो R2 वेक्टर की दूरी पर है, ठीक है। तो आपसे बोला गया, मान लो कुछ भी इसके पॉइंट ले लो, जैसे 3,4 तो ये 4,2 ले लो, कुछ भी ले लो। आपसे बोला गया इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। तो इन दोनों पॉइंट की दूरी अगर आपको निकालनी है दोस्तों, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसी को हम कहते हैं दोस्तों पोजीशन वेक्टर। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बराबर होगा R वेक्टर, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल दो, इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस निकाल दो, और यहां पर बन जाएगा आपका R वेक्टर, यानी कि ये है इन दोनों के बीच की दूरी। इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अभी इसका ना फील भी दिलाता हूं, बस अभी देख लो, समझ लो। पोजीशन वेक्टर यानी कि इसको कहते हैं विस्थापन सदिश या स्थिति सदिश, या कुछ भी इसको हम कह सकते हैं, सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है। R2 माइनस R1 वेक्टर होता है हमारे पास R वेक्टर, R वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। पहला क्लियर, चलिए इसी को अभी रखते हैं दिमाग में, ठीक है। बात करेंगे दूसरे वेक्टर की, जिसका नाम है दोस्तों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझेंगे, जिसको हम कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश। नाउ दोस्तों यूनिट वेक्टर को दर्शाया कैसे जाता है, देखो सबको पता है ना, इतना मैं नहीं बता रहा कि वेक्टर को एरो से दर्शाया जाता है, ये सबको पता है। ए वेक्टर मैं बात करूंगा अभी, कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, सबकी बात करेंगे, पर फिलहाल हम वेक्टर्स को उस तरीके से समझते हैं जो हमारे डायरेक्ट काम में आएगा। सबको पता है ए के ऊपर छतरी लगा देने का ए वेक्टर बन जाने का। ना यूनिट वेक्टर की बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होता है, वह वेक्टर जो हमें डायरेक्शन बताए यूनिट वेक्टर होता है। वो वेक्टर यानी कि वो सदिश जो हमें डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी कि क्या बताएगा, दिशा बताता है। उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब एक सवाल यह है, सर यूनिट वेक्टर को कैसे दर्शाया जाता है। तो यूनिट वेक्टर को दर्शाने के लिए हमारे पास होता है कैप। क्या होता है, कैप। अगर किसी के ऊपर ए के ऊपर कैप है तो समझ जाना दोस्तों ये एक यूनिट वेक्टर है। अगर बी के ऊपर कैप है तो समझ जाना ये भी एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर पूरी फिजिक्स में सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा और कुछ नहीं। यूनिट वेक्टर का काम ही आपको डायरेक्शन बताना, यानी कि सिर्फ दिशा देना, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। ठीक है सर, समझ में आती बात। तो दोस्तों यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश कैसे निकाला जाता है, या इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है,
तो यूनिट वेक्टर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। मैंने क्या कहा आपको दोस्तों, ए कैप, मानो ए कोई यूनिट वेक्टर है, आप लिखेंगे उस वेक्टर को और उसके नीचे उसका परिमाण, यानी कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप कहोगे कि सर, पहले इसको लिख ही लेता हूं ना, एकांक सदिश जो होता है वो किसके बराबर होता है? देखो, सदिश बटे उसका परिमाण। अब देखो, एक सदिश जो होगा उसके पास क्या होगा, एक वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो नीचे बैठा मैग्नीट्यूड, देखो ना, अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा, कोई 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 वेक्टर मैंने बोला, और नीचे कहा मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना भाई। ये वेक्टर कब बनेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। ये वेक्टर कब वेक्टर बना होगा, ये वेक्टर, ये सदिश कब सदिश बना होगा, जब इसके पास परिमाण और दिशा होगी। नीचे बैठा है मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड उड़ गया? हाँ सर, तो बचा क्या, सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन। इसलिए कह रहा हूं कि जो यूनिट वेक्टर है दोस्तों, जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए होता है, वो सिर्फ दिशा बताता है और कुछ नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन आपको बताएगा। क्लियर? तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए आपको है। अब बात करते हैं आगे, समझते हैं कि सर यूनिट वेक्टर कैसे और चीजें होती हैं। फॉर्मूला हमें पता लग गया, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इसको भी स्टार डाल के लिख लो, बात करेंगे इसके ऊपर भी। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, कैसे पता लगेगा डायरेक्शन है क्या? तो पता कैसे चले, डायरेक्शन क्या है, यानी कि दिशा क्या है, पता कैसे चलेगा दिशा क्या है? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यानी कि अब आपको दिशा बताने के लिए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तीन वेक्टर, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से समझो, ये एक्स होता है, ऐसे एक्स, ऐसे ऊपर वाई और ऐसे इस बोर्ड से बाहर की तरफ होगा जेड एक्सिस। तीन एक्सिस हमारे पास है, तीनों के तीनों 90-90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। एक्स, वाई और जेड, ये बाहर, जेड यहां से ये बाहर, ठीक है, ठीक है सर। अगर आप 2 कदम एक्स में चले तो सर आपको कैसे बताया जाएगा? तो दोस्तों यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर। अब नाम इसका यूनिट है, नाम इसका एकांक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। हाँ सर, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कितना होगा इसका? 1, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। और डायरेक्शन देने के लिए तो ये बैठा ही है, क्योंकि 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन ये देता है। तो डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस में पता करनी हो तो मैंने कहा आप 1 कदम आगे चलो, 1 कदम आगे चलो। तो अगर आप 1 कदम आगे चलोगे तो उसको कहते हैं आई कैप, 1 कदम आगे आई कैप। आप अगर एक्स में 2 कदम आगे चले तो दोस्तों एक बार आई 1, एक बार आई तो 2 आई कैप, यानी कि आप एक्स की तरफ कितने कदम आगे हो? 2 कदम आगे हो। अगर आप 3 कदम आगे चले तो 1, 2, 3 तो बन जाएगा 3 आई कैप। यानी कि कुछ नहीं दोस्तों, अगर यहां पर कोऑर्डिनेट में इस तरीके से लिखूं 1, 2, 3 और बोलूं ये पॉइंट है 3, तो अगर ये 3 पॉइंट है और इसके आगे मैं आई कैप लगा दूं तो मैं यहां पर इस बिंदु पे खड़ा हूं, मैं ना ऊपर ना नीचे, मैं इस बिंदु पे खड़ा हूं, क्योंकि आई बताएगा हमें एक्स की डायरेक्शन और 3 बताएगा कि मैं 3 कदम आई पे चल चुका हूं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दोस्तों वाई की, अगर मैं बात करूं वाई की, तो वाई में अगर मैं 1 कदम चला तो जे कैप,
तो वाई एक्सिस को कौन बता रहा है? जे कैप। 2 कदम चला तो 2 जे कैप, और 3 कदम चला तो 3 जे कैप। यानी कि अगर मैं बोलू 4 जे पे मिलूंगा, तो अंडरस्टूड है दोस्तों, मैं 4 कदम वाई एक्सिस की तरफ हूं। यानी कि जे क्या बता रहा है आपको? वाई की डायरेक्शन। जे क्या बता रहा है? वाई की डायरेक्शन। उसी तरीके से जेड की डायरेक्शन कौन बताएगा दोस्तों? के कैप। तो आई कैप आपको बताता है एक्स एक्सिस में कितने कदम, अब इसके आगे जो लिखोगे उतने कदम। जे कैप क्या बताता है? वाई एक्सिस में कितने कदम। के कैप क्या बताता है? जेड एक्सिस में कितने कदम आप चले। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इसको मिटा के मैं कहूं मैं 3i कैप में हूं पर माइनस के 3i कैप, तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और आप बोलोगे माइनस एक्स एक्सिस यहां होती है, यानी कि एक्स में पीछे की तरफ -3 पे खड़े हैं, ये ओरिजिन 0,0। अगर मैं कहूं मैं -4j पे हूं, तो माइनस का मतलब मैं इधर नीचे की तरफ। देखो डायरेक्शन ऊपर भी होती है तो उसी के साथ नीचे भी होती है, आगे भी होती है तो उसी के साथ पीछे भी होती है, इधर की तरफ भी होगी तो इधर की तरफ भी तो होगी। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं कहूं मैं 3k कैप की तरफ हूं, वो भी माइनस के, तो अभी मैं +3 बोलूंगा तो इस बोर्ड से बाहर की तरफ। देखो ये बोर्ड 1 2 3, ये मैं +3k कैप में हूं। लेकिन अगर मुझे कोई बोल दे कि मैं -3 हूं, यानी कि बोर्ड के अंदर जाके 3 कदम, ऐसे 1 2 3 आप पीछे चलेंगे, तो ये बताएगा आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ये बताएगा वाई एक्सिस और ये बताएगा जेड एक्सिस, और इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर है। जल्दी से बता दो क्या यहां तक क्लियर है बातें? सर आप सीडीएस के लिए भी पढ़ा? बिल्कुल, सीडीएस के लिए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास आएंगी, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास सीडीएस के लिए भी दोस्त बहुत जल्दी आने वाली है। और वादा मेरा सीडीएस का पेपर हो, एयरफोर्स का पेपर हो, एनडीए का पेपर हो, डिट्टो कॉपी पेस्ट नोट्स सही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगे, सब आएगा पेपर में, आपको सब मिलेगा, ठीक है। मतलब बेसिक से मैं सारी चीजें बता रहा हूं, तो सारी की सारी चीजें सीडीएस के पीवाईक्यूज भी मैं आपको बताऊंगा, एनडीए के पीवाईक्यूज तो मैं करवाता ही हूं, एयरफोर्स के भी कराता हूं, ठीक है। एयरफोर्स के लिए तो ये बेसिकली बैच चल रहा है, एयरफोर्स एसएसआर, ठीक है। जल्दी बता दो मुझे फटाफट से, धैड़ फैड़, ये समझ में आ रहा है? जल्दी 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 कमेंट कर दो भाई। बता दो बता दो बता दो। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली कहानी हमारी हुई ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अपन समझ गए। अब मैं बात करूं दोस्तों, अगर मुझे कोई वेक्टर बोला बनाओ कि मैं सर 3 कदम एक्स एक्सिस पे चला हूं, तो मैंने बोला 3i कैप लिखो भाई। सर मैं उसके बाद 4 कदम वाई एक्सिस की तरफ लिखा हूं, तो मैंने कहा इस पॉइंट को कहो, क्योंकि 4 कदम यहां पे हो, तो भाई आप 3 पहले आगे चले फिर ऊपर चले, तो आप यहां पे कहीं पे हो, तो आप हो 3,4 पे, ये आपके कोऑर्डिनेट्स है। देखो ना देखो ना देखो ना, फिर समझो फिर समझो फिर समझो। आपने कहा सर मैं 3 कदम 1 2 3 कदम एक्स की ओर हूं, ठीक है। फिर आपने बोला सर मैं 3 कदम या 4 कदम वाई पे ऊपर गया, ठीक है। तो दोस्तों आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहां से 3 दूरी पे हो, यहां से 4 की दूरी पे हो, भाई सीधी सीधी बात है। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,4। यानी ये 3,4 का मतलब क्या है? 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने हमेशा आपको बताया होगा आगे x लिखता है पीछे y, बोलो हाँ या ना। आगे x लिखता है पीछे y। इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे? तो इसको वेक्टर में लिखा जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। और अगर मैं इसे ओरिजिन से देखूं, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं इसको ओरिजिन से देखूं, देखो
अगर मैं इसे ओरिजिन से देखूं इस पॉइंट को, तो क्या ये पोजीशन वेक्टर नहीं है? अगर मैं इसे ओरिजिन से देखूं तो क्या ये पोजीशन वेक्टर नहीं है? अभी तो पढ़ा था कि उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वही तो आई और जे की फॉर्म में, यानी कि ये ही पोजीशन वेक्टर है। अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दिए तो क्या आप वेक्टर बना सकते हो? हां सर, आगे x लिखा जाता है, पीछे y। तो आगे x पीछे y, x को बताता है i कैप और j को y को बताता है j कैप, यानी कि यस, मान लिया ये कोई वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया सर। ठीक है सर, अब आओ इस पे और कहानी लगाते हैं आगे की। इसी पे लगाते हैं, चलो, है ना, इसी पे लगाते हैं। एक सेकंड रुको यार, ये पोजीशन वेक्टर तो अपन ने निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये रहा, ये बन गया तुम्हारा पहले का। आपने बोला सर एक और वेक्टर है, एक और वेक्टर है। भाई दो लड़के चले, एक लड़का ये चला, एक लड़का कोई और चला। तो एक लड़का चला 2 कदम, सिर्फ 2 कदम, टुक टुक, और 3 कदम ऊपर, टुक टुक टुक, तो कहां पहुंचा? 2,3 पे, टुक 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 टुक। हाँ सर पहुंच गया। कहां पहुंचा सर? 2,3 पे। तो दोस्तों इसका पहले वाले बंदे का पोजीशन वेक्टर ये, दूसरे वाले बंदे का पोजीशन वेक्टर, यानी कि विस्थापित सदिश R2। R2 कैसे निकाला जाएगा सर? R2 बहुत ही आसान तरीके से निकाला जाएगा। आगे हमेशा x दिया होता है, पीछे हमेशा y दिया होता है। तो इसको लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, और सर ये आ गया दूसरे का पोजीशन वेक्टर। तुमसे पूछा भाइयों कि इन दोनों के बीच की दूरी बता दो, ये दोनों बंदे कितनी दूरी पे हैं, A और B। तो A और B की दूरी को अपन कहेंगे यस तक R2 माइनस R1 वेक्टर। और बस कुछ नहीं करना, R वेक्टर निकालने के लिए R2 माइनस R1 कर देंगे, और हमारा आंसर कितना आएगा? देखो 2i कैप प्लस 3j कैप, बीच में माइनस का साइन है, R1 का मान है 3i कैप, मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा तुम्हें, प्लस 4j कैप और माइनस और प्लस माइनस। देखो ना, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। सॉल्व कर देंगे तो 2 और माइनस, तो माइनस का i कैप 3, और ये तो माइनस का j कैप, और ये आपके पास इसकी पोजीशन वेक्टर है। दैट्स इट, ये आपके पास इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया। क्लियर? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी 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 कमेंट कर दो फटाफट। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 जल्दी। पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर से कैसे लिखा? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा, 3i 4j 5k। मैं इस तरीके से, अगर आपको कल के दिन यही क्वेश्चन इस तरीके से दे दूं कि एक लड़का A है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 3, 4, 6, ठीक है, मान लो, छोड़ो इसे, हटाओ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हटाओ। A बंदे के कोऑर्डिनेट दे दिए, B बंदे के भी कोऑर्डिनेट दे दिए 4, 3, मान लो 4, 6 और 8, ठीक है, 4, 6, 8। आपसे बोला भाइयों, आपसे बोला पोजीशन वेक्टर बता दो, पोजीशन वेक्टर बता दो। तो सर्वप्रथम क्या करना है? आगे x फिर y फिर z। तो A वेक्टर लिखा जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। B वेक्टर लिखा जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। सर R वेक्टर निकालना है, कैसे निकलेगा? R2 माइनस R1 करने पर, R2 माइनस R1 करने पर। R2 क्या है सर? 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। सर क्या माइनस करना है? R1, 3i कैप प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है, माइनस 4j कैप प्लस माइनस 6k कैप। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, R वेक्टर आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1 i कैप, 6 में से 4 गया तो प्लस का 2j कैप, और 8 में से 6 गया तो प्लस का 2k कैप। एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर। दैट्स इट। सिंपल सरल पोजीशन वेक्टर की कहानी समझ में आई। इस तरीके से आपको पोजीशन वेक्टर्स निकालने होते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हों, निर्देशांक दिए हों,
आओ बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया कैसे वेक्टर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि दोस्तों मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हो किसी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाए। सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाए, तो सदिश का परिमाण निकालने के लिए कुछ नहीं करना, परिमाण को बोलते हैं मॉड ए वेक्टर। कई कई जगह कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है और कई बार इसको ए भी लिखा जाएगा, है नॉर्मल। तो इसका मतलब परिमाण मैग्नीट्यूड है। सर कैसे कैलकुलेट करना है, तो सीधे कैलकुलेट से क्वेश्चन से बताता हूं। माना दोस्तों आपको एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, और वो दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, एक वेक्टर दे दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपसे बोला है भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो बहुत ही सरल है। जो आई के साथ लिखा है रूट लगाओ, आई वाले का स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, और जो सी के साथ है उसको स्क्वायर कर दो, और ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ये आपका सिंपल सा मैग्नीट्यूड आ गया। बताओ क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड। सर 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 ऐसे समझ नहीं आता, नंबर से खेलते हैं। तो चलो, माना एक ए वेक्टर है, वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। आपसे बोला है मैग्नीट्यूड बता दो भाइयों, क्या करोगे, कुछ नहीं, ऐसे अंडर रूट लगाना, जो i के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो j के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, और जो k के साथ लिखा है उसका भी स्क्वायर कर दो। कंफ्यूजन होगा मुझे पता है कहां पर, उसको भी दूर करता हूं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 4 17, तो रूट 17 इसका आंसर है। दैट्स इट, ये इसका मैग्नीट्यूड है। कंफ्यूजन कहां होता है पता है, कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन होता है सर यहां पर। ए वेक्टर दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। सर क्या करें, बहुत सारे बालक यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि सर 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 अगर हमें ये दे रखा है तो क्या हम रूट 2 का स्क्वायर फिर माइनस 3 का स्क्वायर करें। नहीं दोस्तों, आपको बस कुछ नहीं करना, प्लस लिखना है, और जो कुछ भी 3 के साथ चिपका है इस पूरे का, या जे के साथ जितना भी चिपका है उस पूरे का स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के। ब्रैकेट साइंस में या मैथ्स में सिर्फ माइनस का कंफ्यूजन बचाने के लिए हमारे लिए रखा गया है, नहीं तो माइनस का कंफ्यूजन मार देगा, तुम्हें पता है। ठीक है, प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और 4 चक 16, 16 और 9 16 4 20, 9 29, तो 29 इसका आंसर है। सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही हलवा सा ये कॉन्सेप्ट है। नोट करें एक बात, पोजीशन वेक्टर इन वन डायमेंशन क्या होगा। अगर सिर्फ एक विमीय गति है या वन डायमेंशन में बॉडी चली है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर दर्शाया जाता है दोस्तों एक्स आई कैप से, किसमें, वन डायमेंशन में, यानी कि एक विमा में विस्थापित सदिश क्या होगा या विस्थापन सदिश क्या होगा। तो एक्स आई कैप पोजीशन वेक्टर, जैसे मैं बोलूं ऐसे समझो ना कि मैं सर 3 कदम दूरी पे हूं, तो मेरी पोजीशन तो है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं पे खड़ा नहीं हूं, बिल्कुल खड़ा हूं। कहां पे हूं मैं, 3 कदम एक्स पे हूं, तो आप मुझे ढूंढने ऊपर नहीं जाओगे, इधर नहीं जाओगे, सिंपल आगे जाओगे। कहां, 3 कदम आगे। ऐसे फोन करके बोला हाँ तू कहां है, मैं दूसरे वाले कमरे में हूं। छत में जाते हो, नहीं आगे जाते हो, सिंपल आगे जाकर ढूंढ लो। पोजीशन बता दी, कितनी दूरी पे, 3 कदम की दूरी पे मिल गया। तो कैसे दर्शाओगे भाई, आप बोलोगे जो पोजीशन वेक्टर है उस टाइम 3i कैप है, हाँ या ना। तो ये 1D में तो है, आप कहां पे हो, एक विमा में ही तो, आपने किसी दूसरे डायमेंशन में तो गए ही नहीं, आज सिर्फ एक ही डायमेंशन में जा रहे हो। मानो 2 डायमेंशन की बात आ जाए, चलो अगले पेज में करते हैं। पोजीशन वेक्टर 2 डायरेक्शन में हो, पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन, 2D दे रखा हो आपको, 2 विमाएं दे रखी हो, 2 विमा में विस्थापन सदिश क्या होगा।
दो विधा में विमा में विस्थापन सदिश क्या होगा? तो दो विमाएं हैं, दो विमाएं यानी कि दो डायमेंशन में क्या होगा सर? मैं 3 कदम आगे 4 कदम ऊपर, मुझे 3-4 नंबर बड़ा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो मान लो 4 कदम आगे 3 कदम ऊपर। सर आप 3-4 से आगे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा x कदम i में, y कदम j में। ये है दो डायमेंशन में। कई बार पूछेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन। क्वेश्चन देखो ऐसे घुमा दो, हल्का सा हलवा क्वेश्चन है। वो बोलेगा लेट r बी अ पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ही सर क्या बात कर रहे हो सर? देखो द r vector is position vector in 2 dimension। दो विमाओं में विस्थापन सदिश हमें r वेक्टर दिया है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नीट्यूड। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इसका मैग्नीट्यूड होगा? परिमाण कौन सा होगा? चलो बताओ। r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r। लो ये पूछ लिया, फाइंड मॉड ऑफ। हलवा सा सवाल है, अपन को वैसे ही समझ नहीं आना है चल क्या रहा, क्योंकि r वेक्टर पढ़ा तो है, पर r वेक्टर की वैल्यू क्या होती है 2 डायमेंशन में? बोलोगे x कहां से आ गया, y कहां से आ गया? हमने तो ऐसा सुना ही नहीं था। मानते हो नहीं मानते? क्योंकि r वेक्टर का मतलब अपन के दिमाग में पोजीशन वेक्टर है, लेकिन पोजीशन वेक्टर को लिखने का भी तरीका होता है। चलो कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, आपसे बोला फाइंड आर वेक्टर। बताओ जल्दी बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, कितने डायमेंशन में है? दो विमाओं में। भाई कितने विमा में है? दो विमा में, 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में आर वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जिसको पता है वो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेगा। सिंपल 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 सिंपल। क्लियर है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। मेन है आपको लिखना आना चाहिए। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन में। तो आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन, 3D, 3 विमाओं में विस्थापित सदिश यानी कि आर वेक्टर। तो कैसे लिखा जाता है दोस्तों? आर वेक्टर लिखने का तरीका होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यह है पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं सर आपने यूनिट वेक्टर से क्या बताया। देखो पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर से हमने जोड़ के समझा कि पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कितनी दूर, पर दूरी कैसे पता लगेगी? डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर चिपक जाए तो हमें पोजीशन वेक्टर मिलने लगेंगे कि अच्छा एक्स कदम चले हो तुम एक्स की ओर, यानी कि अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो समझ जाओ कि 3 कदम एक्स की ओर, 4 कदम वाई की ओर और 6 कदम जेड की ओर। तो ये बताता है आपको। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, इसका परिमाण पूछा जाए, तो इसका परिमाण क्या होगा दोस्तों? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये होता है पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका 3D में, और इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वापस जाएंगे अपने उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी बात पे कि भैया यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि भैया यूनिट वेक्टर बताया जाता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। जी सर, चलो सर एक क्वेश्चन इस पे हो जाए। तो क्वेश्चन देते हैं, माना एक वेक्टर दिया है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपसे बोला इसका यूनिट वेक्टर बता दो, इसका एकांक सदिश बता दो।
एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर बता दो, एकांक सदिश बता दो सर इसका। तो एकांक सदिश बहुत आसान तरीका इसका निकालने का, कोई ज्यादा टफ नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला? एकांक सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर और उसका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर और उसका पूरा मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको तो पूरा चिपका दो ऊपर और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सर कैसे? बस सिंपल। कैसे निकलेगा? देखो ए पूरा का पूरा चिपका दो, 2i कैप, हाँ सर, प्लस 3j कैप, देखो ना वेक्टर की जगह लिख दो इसे, 3j कैप, हाँ सर, प्लस 4k कैप, यानी कि सदिश की जगह सदिश चिपका दिया, बटे इसका परिमाण। परिमाण कैसे निकलता है? परिमाण अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देने का, 3 का स्क्वायर कर देने का और 4 का स्क्वायर कर देने का। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? यूनिट वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 4 20, 20 9 29, रूट के अंदर आ जाएगा 29 और ये आपका आंसर है। बहुत ही हलवा और सरल तरीके से आपने यूनिट वेक्टर को निकालेगा। एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, इसका यूनिट वेक्टर निकालना। कोई ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। बहुत ही आसान है, इस पूरे को लिखना और इनका स्क्वायर करके रूट में डाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर निकालते हो। क्लियर है? जल्दी बता दो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से गोली की तरह मुझे आंसर देंगे, गोली की तरह, गोली की तरह, गोली की तरह। क्या मेरी आवाज क्लियर है? ये भी बता देना। हाँ, कोई नॉइज तो नहीं आ रही ना बैकग्राउंड की? चलो बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी 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 कमेंट करेंगे। क्लियर? सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सर दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखा जाता है? दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखा जाता है? अच्छा दोस्तों, एक कोप्लेनर वेक्टर भी होता है, चलो इसे भी ऐड ऑन कर लेते हैं। कोप्लेनर वेक्टर मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता देता हूं। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? जैसे देखो, प्लेन का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, हाँ प्लेन बताता हूं मैं क्या होता है। मान लो आप लोगों के पास ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, समतल है, समतल बोलते हैं हम इसको। ये एक समतल है, ठीक है, और इस समतल में बेसिकली दो वेक्टर पड़े हैं। जैसे बोर्ड है ना, इसी की तरह तो है बोर्ड, तो बोर्ड यही है, ठीक है। अब आपने ले लिए दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर, मान लो ये जा रहा ए और ये जा रहा बी, और आपने इसके पीछे ना प्लेन लगाना है। अगर ये प्लेन में होंगे, देखो ये इसी के ऊपर तो आ रहा है, यही है प्लेन। अगर मैं यूं चिपकाऊं तो ये लग रहा है इसके ऊपर चिपके हुए, बिल्कुल। सर अगर ये यूं जाए तो बिल्कुल, अगर ये ऐसे जा रहे तो मैं इस पर प्लेन चिपका देता हूं, अगर ये यूं चला जाए दूर तो मैं तब भी प्लेन चिपका देता हूं। तो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में आते हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर जिसको हम समतल सदिश कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताने जाऊंगा, उसे जरूर नोट कीजिएगा। द वेक्टर्स which are in same plane, यानी कि वह सदिश जो एक ही समतल में हो, वह सदिश जो एक ही समतल में हो। जैसे इन दोनों को इसके ऊपर चिपका दूं तो यस दिस इज यूनिट वेक्टर। ऐसे चिपका दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, कुछ भी कर दूं, वो पेज इसके पीछे रख लो ना, ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी है, कोप्लेनर।
तो नोट पॉइंट दोस्तों एक ये है कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, सीडीएस वाले इसको नोट कर ले अच्छे से, कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, यानी कि यदि अगर हमें दो सदिश दे रखे हैं तो हमेशा समतल पे आएंगे। दो कैसे भी घुमा लो यारो, ऐसे घुमा लो, ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा लो, बिल्कुल जो एक ही समतल में हो, बिल्कुल। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, इसके ऊपर कहीं पे भी घुमा लो। जैसे दो वेक्टर है ना, जैसे ये दो उंगली है, मैंने यूं रख ली, यूं कर ली, यूं कर ली, मैं इसको कहीं भी घुमा सकता हूं ना, प्लेन को ऐसे कर लूं। तो यार रुको, ठीक है, उंगलियां सर समझ में नहीं आ रही, ये कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, कुछ भी कर लो, ऐसे कर लो, अपनी तरफ ऊपर कर लो, नीचे कर लो, दाएं कर लो, बाएं कर लो, कहीं पर भी प्लेन चिपकाओगे तो ये कोप्लेनर होंगे हमेशा। देखो ना, ये कहीं पे भी आ तो इस समतल पे रहे, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो सदिश हमेशा एक समतल सदिश होते हैं। पर तीन वेक्टर क्या कोप्लेनर होते हैं? बिल्कुल, तीन वेक्टर भी कोप्लेनर होते हैं। और तीन वेक्टर की कोप्लेनर की कंडीशन क्या है याद रखना, मैं बता रहा हूं, बात अभी आगे और करेंगे, पर फिर भी कोप्लेनर है तो कंडीशन याद रखना। सिर्फ कंडीशन लिख लो, सिर्फ कंडीशन लिख लो, क्योंकि अभी हमने ना तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, पर कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। थ्री वेक्टर्स will be coplanar only, तीन वेक्टर, तीन सदिश समतल सदिश होंगे केवल कब केवल तब दोस्तों जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है? बी का क्रॉस करना है सी से और डॉट निकालना है ए से। ना मैंने अभी डॉट बताया, ना मैंने अभी क्रॉस बताया, सिर्फ ये कहा है कि इसको नोट कर ले। डॉट और क्रॉस की बात भी होगी, पर बस कंडीशन याद रखना, कोप्लेनर होने की कंडीशन तीन वेक्टर की यही है कि बी क्रॉस सी जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट निकाले ए से और आंसर 0 आ जाए। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? जब ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और बी का क्रॉस निकालेंगे और डॉट निकालेंगे ए के साथ, वह 0 के समान होगा। बिल्कुल एकदम सही बात पूछा, बिल्कुल। ए डॉट बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, एकमात्र कंडीशन। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, 11th-12th में हमारे पास नहीं होता, बट ग्रेजुएशन में हमारे पास होता है, पर फिर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कोप्लेनर की कंडीशन अपने को याद रखनी, कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कैसे उठा के कहां फेल दे। ठीक है, याद रखना ए डॉट बी क्रॉस सी। अब बात करेंगे आगे की, जिसको हमने लिखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिश के बीच का कोण। ठीक है सर, समझ में आती है बात। अब कैसे निकाला देखो, तो दोस्तों वेक्टर निकालने के लिए ना पहले थोड़ा समझ लो। आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को दर्शाया ऐसे जाता है ना, एरो से किसी वेक्टर को दर्शाया जाता है। ये एरो की पूंछ होती है, इसको कहते हैं एरो की टेल, है ना, पूंछ। अच्छा पूंछ लिखते हैं यार, छोड़ो, टेल हो गया, ठीक है, ठीक। और ये हो गई मुंडी, यानी कि हेड। तो एच का मतलब हेड, टी का मतलब टेल, मुंडी और पूंछ। सर पैर मान लो, कुछ भी मान लो। इस वेक्टर को ना इसी तरीके से तुम कहीं भी घुमा सकते हो इस पूरे बोर्ड में, बस इसी तरीके से। यानी कि इसकी मुंडी उधर ही होनी चाहिए और इसके पैर इधर ही होने चाहिए। कहीं भी घुमा दो, इसको उठा के ऊपर चिपका दो, टुड़ुक 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 टुड़ुक, कहीं भी घुमा सकते हो। इसको उठा के सर के आगे लिख सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। इसको उठा के नीचे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसको उठा के ऊपर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जिसको हम पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं। इतना बस दिमाग में रखना है। पैरेलल शिफ्टिंग किस काम आएगी? एंगल निकालने के काम आएगी।
तो हम एक वेक्टर को कहीं भी घुमा सकते हैं, एक वेक्टर को कहीं भी घुमा सकते हैं। शर्त यह है जिधर उसकी मुंडी है, जिधर उसका हेड है और जिधर उसकी टेल है वैसे ही रहना चाहिए। आप बोलो सर इस वेक्टर को मैं यहां पे भी बना सकता हूं, शर्त यह है मुंडी उधर ही होनी चाहिए, पैर इधर हो जाए। आप बोलो सर इस वेक्टर को ट्र मैं इधर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। आप इधर लिख सकते हो सर, इधर शिफ्ट कर दो, आप इधर शिफ्ट कर दो, कहीं भी इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, इस सदिश को कहीं भी इधर उधर दाएं बाएं घुमा सकते हो। कंडीशन ये है, शर्त सिर्फ एक है कि इसकी मुंडी उधर ही होनी चाहिए और पैर इसके इधर होना चाहिए, एकमात्र कंडीशन। अब क्या किया जाए सर? तो दोस्तों एक्चुअल में ना जब हमें एंगल निकालना होता है, एंगल, तो एंगल के लिए कंडीशन याद रखना, ठीक है? एंगल के लिए कंडीशन याद रखना, पूंछ पूंछ मिली होनी चाहिए, यानी कि टेल से टेल मिली हो या हेड से हेड मिला हो, तभी एंगल निकाल सकते हो। पूंछ से पूंछ मिली होनी चाहिए या हेड से हेड मिला होना चाहिए, यानी कि मुंडी से मुंडी जुड़ी हो दो वेक्टर की, या टेल से टेल जुड़ी हो दो वेक्टर की। बात करते हैं कैसे। तो अगर माना दोस्तों एक वेक्टर दे दिया ये ए वेक्टर है और एक वेक्टर दे दिया ये बी वेक्टर है, और आपको बोल दिया भैया ये एंगल जो है 120 डिग्री है, क्या बोल दिया 120 डिग्री कोण है, तो क्या यही एंगल होगा? क्या यही एंगल होगा? सवाल ये है। हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही एंगल होगा, ए और बी के बीच का कोण हमें दिया होता, सीधे क्वेश्चन में लगाएंगे, सीधे आंसर निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, एंगल चेक करने के लिए, एंगल देखने के लिए क्या देखेंगे, टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए या हेड से हेड जुड़ा होना चाहिए। अगर पूंछ से पूंछ जुड़ी है दोनों वेक्टर की तो यस उनके बीच का एंगल डन। अगर हेड से हेड जुड़ा है तो डन। लेकिन अगर हेड टेल नहीं जुड़े, टेल टेल नहीं जुड़ी या हेड हेड नहीं जुड़े, तो बेसिकली वो एंगल नहीं होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखो दोस्तों, अगर पहले वेक्टर को देखूं तो इसकी पूंछ ये रही और पहले वाले की हेड ये रहा, बिल्कुल सर। फिर दूसरे वेक्टर की टेल ये रही, देखो दूसरे वाले की पूंछ ये है ना, यहाँ पे पूंछ है और ये इसका सर है। तो क्या यहां पर दोनों वेक्टरों की, दोनों सदिश की हेड हेड जुड़े हैं? नहीं। क्या हेड टेल टेल जुड़ी है? नहीं। तो 120 डिग्री इन दोनों के बीच का कोण नहीं है, 120 डिग्री इन दोनों के बीच का कोण नहीं है। तो सर कैसे निकाला जाए कोण? तो अभी मैंने बोला था कि किसी वेक्टर को दाएं बाएं कहीं भी घुमाओ, बस शर्त यह है कि जैसे उसकी मुंडी है उधर उसकी मुंडी होनी चाहिए। तो क्या मैं इस वेक्टर को ठुड़ुक 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 आगे खींच दूं? कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो टक 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 टक। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे मैंने इसको आगे खींच दिया। अब जरा नोट करो, क्या ये टेल है? हाँ सर है। क्या इस वाले वेक्टर की भी टेल है? हाँ सर है। तो क्या टेल से टेल जुड़े हैं? हाँ जुड़े हैं। तो दिस इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ये थीटा इन दो सदिश के बीच का कोण है। तो दोस्तों अगर ये 120 है तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो लीनियर पेयर्स आपने पढ़े होंगे 10वीं 8वीं 7वीं में, 180 बनाती है। तो यदि ये 120 डिग्री तो ये बचा कितना? 60 डिग्री। तो थीटा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ऋषि गुड इवनिंग भाई, क्लियर है? तो ये आ जाएगा 60 डिग्रीज। बिल्कुल पूजा एकदम सही जवाब है। तो हेड से हेड मिला होना चाहिए भैया, या टेल से टेल मिली होनी चाहिए, तो है तुम एंगलवा निकाल पाओगे। ठीक है सर, इसी क्वेश्चन में क्या हम हेड से हेड नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हो यारों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में टक 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 बनाते हैं इसी को आगे। ऐसे जुड़ा हुआ था, ये 120 दिया हुआ था, है ना? मान लो ये ऐसे जुड़ा हुआ था। अब आपने क्या किया, इसको पीछे खींच लो ना, टुकड़े 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 टुकड़े, इसको पीछे खींचो, टुक 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 टुक,
मैंने क्या, मुंडी उधर ही होनी चाहिए, हाँ है सर इसकी मुंडी उधर ही है, बस खत्म कहानी। इन दोनों की मुंडियां एक साथ है तो यस दिस इज एंगल थीटा। ये एक स्ट्रेट लाइन, फिर से 180 में से 120 गया तो सर थीटा का मान फिर से 60 डिग्री, तो फिर से आपका आंसर 60 डिग्रीज में आ जाएगा, यानी कि सेम है, एंगल सेम है, एंगल में कोई दिक्कत नहीं। एंगल निकाला कैसे जाता है, तो दोस्तों एंगल निकाला जाता है टेल से टेल या हेड से हेड मिली होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, पर ये बेसिक चीजें अभी नोट करते चलो। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई होप ये सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर होगा। जल्दी बता दो दोस्तों, समझ में आया तो दिल बना के भेज दो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट। और कल वेक्टर के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, तो कृपया करके उन क्वेश्चनों को करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वीडियो का आंसर देख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, पर करना जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे। बोलो भाइयों और बहनों, किसी को कोई डाउट? जल्दी। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एक वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है, और मान लो एक वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आपसे पूछा है व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो हम लिखेंगे 120 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा दे दिया आपको 150 डिग्री, और चौथा बोला नन। जल्दी से इसका आंसर करो, इसमें से क्या आंसर होगा? अब बहुत हलवा दे दिया मैंने, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देवी और सज्जनों, जल्दी से इसका आंसर दे दो, बताओ। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, जल्दी आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल